नमस्कार दोस्तों, आजमगढ़ का चुनाव चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा, एक शख्स हर बार चाहे जीते या हारे चर्चा में रहते हैं। आजमगढ़ के लोकसभा चुनाव में चाहे बीजेपी से कोई उम्मीदवार हो चाहे समाजवादी पार्टी से कोई उम्मीदवार हो, एक शख्स हमेशा चर्चा में रहते हैं। और आजमगढ़ से जो अभी उम्मीदवार हैं, लोकसभा के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव, उनसे चाहे 50 इंटरव्यू हुए हैं, हर इंटरव्यू में एक शख्स को लेकर सवाल उनसे ज़रूर हुआ होगा। और अगर आपने दिनेश निरहुआ का इंटरव्यू किसी चैनल पर देखा होगा, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, सांसद हैं, उनके इंटरव्यू में भी एक शख्स का जिक्र जरूर आया। वो सही कह रहा हूँ, आपके जिक्र के बिना न बीजेपी के नेता का इंटरव्यू पूरा होता है आजमगढ़ में, और न समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और जीते हुए या हारे हुए उम्मीदवार का जिक्र पूरा होता है इंटरव्यू। ये शख्स है गुड्डू जमाली, नाम शाह आलम है। गुड्डू जमाली आपका निकनेम है? निकनेम है। यस, बड़ा इंटरेस्टिंग ये हुआ कि मैं अभी जब मैं आजमगढ़ आया तो मैंने सोचा कि ज़रा गुड्डू जमाली के इलाके में जाकर लोगों से बात करूंगा, क्योंकि वो जो फैक्टर, जिस फैक्टर की वजह से कहा गया धर्मेंद्र यादव हार गए, जिन्हें 2,66,000 वोट मिल गए, तो मैं जा रहा था मुबारकपुर, जहाँ इनकी विधानसभा है, जहाँ से 2 बार विधायक रहे। तो जा रहा था, यहाँ 4-5 गाड़ियाँ रुकी थी और इधर ये पंडाल दिखा। तो इन्हीं की गाड़ी का जो ड्राइवर या जो भी इनके लोग हैं, उन्हीं से पूछा मुबारकपुर किधर है, तो उन्होंने बताया मुबारकपुर आगे जाके बस लेफ्ट है। और उसके बाद मैंने कहा ये कौन लोग हैं, समाजवादी पार्टी का झंडा था। उन्होंने कहा गुड्डू जमाली साहब अंदर बैठे हैं। हमने कहा तो बड़ा अच्छा हुआ, इधर पंडाल है, इधर गुड्डू जमाली हैं, तो यही बात करते हैं, मुबारकपुर जाने की नौबत नहीं है। और राजनीतिक परिचय तो इनका ये है कि 2012 और 17 में बीएसपी के विधायक रहे मुबारकपुर से। यस। 2022 में विधानसभा चुनाव हारे, लेकिन 2022 के उपचुनाव में जब अखिलेश यादव ने यहाँ से लोकसभा से इस्तीफा दिया, उपचुनाव हुआ, और उसके बाद गुड्डू जमाली चुनाव मैदान में बीएसपी के टिकट पर आए। और धर्मेंद्र यादव, जो आज फिर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्हें हार मिली सिर्फ 8,000 वोटों से। दिनेश निरहुआ जीत गए बीजेपी से, और उस सीट से जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता रहा, इल्ज़ाम लगा या कहा गया कि गुड्डू जमाली ने 2,66,000 वोट पा लिए, इसलिए धर्मेंद्र यादव हार गए। अब गुड्डू जमाली हैं समाजवादी पार्टी के साथ, एमएलसी बन गए। तो ये सफ़र तो बड़ा दिलचस्प है शाह आलम साहब। नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये बात सही है कि मैं तो जिसको कहते ना कि पॉलिटिकल जो जन्म हुआ मेरा पॉलिटिक्स का, वो तो बीएसपी में हुआ। और इसमें कोई दो राय नहीं कि बाय माइंड भी हम लोग मिशनरी हैं, और इसीलिए उससे हम जुड़े भी थे, और बहरहाल 2 बार यहाँ से जीते भी। मगर उसके अलावा भी आजमगढ़ में हम लोगों का, जब पॉलिटिक्स में नहीं थे, उससे पहले से भी हम लोग सोशल कामों में बहुत इन्वॉल्व रहते रहे। तो जिसका हमको हमेशा एक पर्सनल लेवल पर भी एक लोगों से हमारा जुड़ाव रहता है, जिसका हमको हमेशा फ़ायदा भी होता है। और शायद अब मैं नहीं जानता कौन क्या कहता है, 2022 का चुनाव तो मैं ऑलमोस्ट जीतने के बहुत करीब था, लेकिन लास्ट में थोड़े से मिसमैनेजमेंट की वजह से, आप जानते हैं कि चूंकि हमारी पार्टी उस वक्त, एक तो फौरन इलेक्शन एमआईएम के साथ नहीं, एक तो वो फौरन इलेक्शन ख़त्म हुआ था। तो लोग कहीं न कहीं, कार्यकर्ता सब दलों के थोड़ा थके भी हुए थे मेंटली। अच्छा, लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। हाँ। और दूसरी बात कि बाई इलेक्शन में बीएसपी चूँकि 22 के जो असेंबली के चुनाव में बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस नहीं रहा था। आप जानते हैं 12% के आसपास था। आपको शायद 34,000 या 36,000 वोट मिले थे शायद 2022 नहीं, मैं तो एमआईएम से लड़ा था। हाँ, लेकिन उनका जो मैं ओवरऑल स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो 12% 13% पे हमारी पार्टी बीएसपी उस वक्त आ गई थी। तो वो एक डिमोरलाइजेशन जिसको कहते हैं ना, कि लोग डिप्रेस भी थे बाय माइंड। मैं लड़ा, हालांकि हम बहुत मजबूती से लड़े, और मैंने उसको 30% पहुंचाया। लास्ट में थोड़ा सा मिसमैनेज हो गया, जिसकी वजह से मैं लूज़ कर गया। और वो मिसमैनेज भी ऐसे हो गया कि हम लोगों के पास जितना स्ट्रेंथ चाहिए थी काम करने वालों की, शायद उतनी नहीं हो पाई, वरना तो मैं वो चुनाव जीत जाता। अच्छा गुड्डू जमाली जी, देखिए, मैं तो इसलिए वैसे इंट्रो मैंने किया, इतना डिटेल इसलिए मैंने बोला अजीत भाई, मैं नहीं बोलता नॉर्मली, मैं किसी को हराने जिताने के लिए नहीं लड़ रहा था। अक्सर लोग कहते हैं यार तुम लड़े तो वो जीत गए, तुम लड़े तो वो हार गए। सही बात नहीं, मैं स्पॉइलर माना जाता है कि गुड्डू जमाली आई एम नॉट सच काइंड ऑफ पर्सन। नहीं, ठीक है, मेरा अपना जनाधार है, ये जिला मेरा है, अपनी लड़ाई लड़े। हर हाल में हम इतनी ताकत यहाँ रहते हैं अजीत भाई, मैं कहना नहीं चाहता
गुड्डू जमाली निर्दल भर देगा तो भी 1 लाख सवा लाख वोट लेने की ताकत। सही बात है, इसीलिए तो आप समाजवादी पार्टी में नहीं, लाए अब वो गए। किस लिए लाए गए हैं वो मैं नहीं जानता, इसीलिए तो लाए लेकिन गए। अपने कामों के दम पे इतनी ताकत हमेशा रखते हैं कि अगर अच्छा, हम मैं- निर्दल भर दे तो इतना हमारे है। मैं जहां हूं यहाँ पीछे अखिलेश यादव की सभा होनी है कल यस, कल होनी है। ये पंडाल, बड़ा सा पंडाल लग रहा है, पीछे स्टेज बन रहा है और सभा यहाँ जो होगी मैदान में, और यहाँ ऐसा इंतजाम कर रहे हैं कि जैसे अभी वहाँ हुआ, फूलपुर में हुआ, आज भी कहीं आज कहाँ सभा थी उनकी, जहाँ काफ़ी हाँ, आज आजमगढ़ के ही किसी इलाके में आजमगढ़ में ही जहाँ थी, लालगंज बेकाबू हो गई, लालगंज में, वो और खरेवा मोड़ के पास थी। और फूलपुर में परसों तरसों हुई सभा जहाँ पूरा बेकाबू भी हो गई। कन्नौज में भी हुआ। अभी मुझे एडिशनल एसपी साहब ने और सीओ सिटी साहब भी थे यहाँ पे, उन्होंने भी मुझे ये बात बताई, एक नक्शा भी दिखाया। तो मैं अभी धर्मेंद्र जी आ रहे हैं हमारे प्रत्याशी, तो मैं उनको कम्युनिकेट करूँगा और मैं उनसे ये कहूँगा कि इन लोगों को ये बताया जाए कि ये बनना चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसा इंतजाम होना चाहिए, बेकाबू हो के सब नहीं स्टेज पर न वीआईपी चढ़ की जाए। सेफ्टी और उसको तो ध्यान में रखना ही चाहिए। तो यही सब इंतजाम ये देखने आए। लेकिन हम आते हैं वापस गुड्डू जमाली जी पर। तो मैं 2022 के चुनाव में आया था, मुबारकपुर भी गया था, आपसे मिल नहीं पाया क्योंकि उस समय 2022 में मैं प्रत्याशियों का इंटरव्यू नहीं करता था, मैं सिर्फ जनता से करता था। तो इस बार मैंने थोड़ा बदला, तो इसलिए मैं मिलने के लिए भी किसी से कोशिश नहीं की। हर जगह जहाँ भी जा रहा था गुड्डू जमाली, मेरी जिज्ञासा थी। इस बार मैं आजमगढ़ आया तो और किसी से मिलूँ या ना मिलूँ, गुड्डू जमाली जी से बात ज़रूर करूँगा कि वो क्या फैक्टर है। तो अब जो आप फैक्टर हैं, इनका परिचय ये भी है कि बिजनेसमैन है, बिल्डर हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी है पूर्वांचल, सही बोल रहा हूँ? हाँ, ठीक है। और जो अभी MLC के वक्त इन्होंने जो हलफनामा दिया है उसमें लगभग 350 या 400 करोड़ की आपने का एसेट डिक्लेयर किया है, चल जो भी है। तो कहा जा रहा है जो अमीर प्रत्याशी रहे या MLC या उम्मीदवार के MP MLA के तौर पर यूपी के अमीरों में से, अमीर सियासतदान में से एक हैं। तो ये भी तो मैंने कभी ये नहीं देखा। नहीं, आपने लोग मानते होंगे, अब लोग पॉलिटिकल पार्टियां मानती होगी। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी मेरी संपत्ति है, जो कुछ भी है, वो ऑन पेपर है। और चूंकि लोगों को लगता है कि मेरे पास बहुत निजी संपत्ति है, ऐसा कुछ नहीं है। चूंकि जिस कंपनी को मैं चलाता हूँ, मेरी उसकी शेयर होल्डिंग होल्ड करता हूँ। बिल्कुल। तो वो जो कंपनी का नेटवर्थ है वही मेरी वर्थ में आ जाता है, तो लगता है 500 करोड़। कंपनी का नाम क्या है? पूर्वांचल ग्रुप का मैं चेयरमैन हूँ जी। और पूर्वांचल ग्रुप का नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में अपार्टमेंट्स हैं, अच्छी सोसाइटी है, सिल्वर सिटी भी शायद है, रॉयल पार्क भी है शायद, बहुत सारे कई सोसाइटी। बहरहाल, तो अब गुड्डू जमाली जी, होता क्या राजनीति में, धन बल, बाहुबल और जनबल, उसमें जोड़ दे रहा हूँ। तो मैं नहीं जानता बाहुबल आपके पास है कि नहीं, धनबल और जनबल तो है। मतलब जनता जो आप पिछली बार 2022 के लोकसभा चुनाव में हारे, तब भी 2,66,000 वोट मिले, और धन तो है ही। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जिससे BSP हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो चाहते हैं कि गुड्डू जमाली साहब। मैं आपको एक चीज़ कहूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो तो हमने जीवन में जो कुछ भी अचीव किया है वो किसी की दया दृष्टि से नहीं, अपनी मेहनत से अचीव किया है। और मैं ईमानदारी के लिए, बिज़नेस में भी ईमानदारी के लिए जाना जाता हूँ। मैं एक वसूली आदमी हूँ, तो उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। जो है मेरे पास वो मेहनत और ईमानदारी का है, और वो सब ऑन पेपर है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने किसी चुनाव में, या मुझे कोई ये कहे कि चुनाव में मेरे पैसे के दम पे, मैं तो एक बात नहीं कहना चाहता। ये ज़िला मेरा है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, इस एज में आया हूँ, और शुरू से आखिर तक हम लोगों ने यहाँ पे बहुत काम किया है। मेरे यहाँ स्कूल है, कॉलेजेस हैं, सब जानते हैं। हम फ्री में नीट की कोचिंग चलाते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, नौजवानों के लिए काम करते हैं, तो उसका फ़ायदा रहता है हमको। गुड्डू जमाली चाहे कहीं रहे, अपना इस ज़िले में एक जनाधार उसका निजी है तो वो है। और वो अगर कोई कहे कि वो धन की वजह से है, वो कुछ ऐसा है, मैं ये भी नहीं करूँ, मैं ये भी नहीं। देखिए, किसी के पास धन है और वो अगर कारोबार है, बिजनेस है, तो गुनाह नहीं है। बहुत सारे लोग हैं पॉलिटिक्स में। हम लोग एक्चुअली क्या, अगर आप पता करके देखेंगे तो हमने कभी ये देखा ही नहीं कब चुनाव है कब नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे पास तो जिले से बाहर के लोग भी आते हैं कि गुड्डू भाई ये काम, वहाँ तो मुझे कभी जीवन में लड़ना भी नहीं है। लेकिन हम लोग सोशल हमारा एक एक्टिविस्ट टाइप में हम लोग काम करते हैं, उसका फ़ायदा भी रहता है। नौजवानों के लिए मैंने बहुत काम किया है, और उसका मुझे फ़ायदा रहता है, हमेशा रहता है। चाहे कोई दल रहे, मैं निर्दल, मैंने कहा ना, मैं निर्दल नॉमिनेशन कर दूं पार्लियामेंट में तो भी मैं 1,00,000 1.5 लाख वोट का महंगा नहीं हूँ, चाहे कोई दल मेरे साथ ना हो, वो बात नहीं है। लेकिन हम लोग एक आइडियोलॉजी से काम करते हैं। आज मुझे लगा कि भाई मुझे इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होना चाहिए, मैं उसके साथ हूँ।
और हम लोग पूरी ताकत से हैं, हमारा प्रत्याशी जीत रहा है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी पिछली बार अगर धर्मेंद्र यादव हारे उस सीट से जो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, बल्कि एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि यहाँ से 20 बार लोकसभा चुनाव हुआ गुड्डू जमाली जी, उसमें 14 बार यादव जीते, क्योंकि यादव मुस्लिम एक कॉम्बिनेशन 35 से 40% वोट है यहाँ, लेकिन पिछली बार हार गए। अब आपके आने से समाजवादी पार्टी खेमा शायद निश्चिंत होगा। एक्चुअली देखिए, ये बात सही है। जब यहाँ 2 बार मेरा ख्याल है बीजेपी जीत पाई थी, एक अभी जीत पाई, एक रमाकांत यादव वो दोनों ही अगर आप दोनों को कैलकुलेट करके देखेंगे अजीत साहब भाई, तो वो सेकुलर वोटों का जब डिवीज़न हुआ तो वो जीत पाए। अब ये कहें, अब वो उसी स्थिति में भी जो उस वक्त हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर जावेद साहब, वो बेचारे लड़े थे और इस वक्त मैं लड़ा था, तो अब वो सिचुएशन बन जाती है कई बार। अगर वोटों का डिवीज़न होता है तो भाई कोई भी जीत सकता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ है नहीं। तो जो वोट आपको मिले, मान लो 2,66,000 2022 के विधानसभा उपचुनाव में, उसमें ऐसा तो होगा नहीं सिर्फ मुस्लिम वोट होगा? नहीं, ऑफ कोर्स उसमें बीएसपी का दलित वोट, कैडर वोट बहुत ऑनेस्टी से बात, वो बिल्कुल मेरा पूरा नहीं है। हाँ, मगर उसमें 1.25 लाख वोट मेरा है कम से कम। वो अभी आप जब अभी इलेक्शन तो हो रहा है, अब बीएसपी का कैंडिडेट कितना वोट पाएगा आपको पता चल जाएगा। बीएसपी के कैंडिडेट भी वैसे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, सपा और समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच बीएसपी फैक्टर भी है। तो आप मानते हैं कि 1.25 लाख वोट किसी भी सूरत में, दाएं हो चाहे बाएं हो, आपके साथ हैं? तो फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में ऐसा क्यों हुआ कि 34-36 हजार? नहीं, तो वो विधानसभा चुनाव था ना। हाँ, आप समझिए। हाँ, उसके वोट लोकसभा 5 एक लोकसभा में 5 विधानसभाएं। सही बात। वोटर का 10 सीट है यहाँ, तो लोकसभा में 10 विधानसभा, एक लोकसभा में 5 होती है। हाँ सॉरी, 10 अगर है जिले में। मैं एक में ही तो पाया था। और आप ये भी गौर कीजिए कि उस वक्त भी हमारे लोग जो थे, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि वो एक ही समाजवादी पार्टी की तरफ जाके सरकार बना रहे थे। पूरे प्रदेश में हमको छोड़ के किसी को वोट नहीं दिया, लेकिन हमको दिया, और ये जानते हुए भी दिया। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि धर्मेंद्र जी का फोन आ रहा है। बीच में कर लीजिए बात। हाँ बड़े भाई, कहाँ पहुँचे आप? हाँ, कहाँ पहुँचे? ओके, नो इशू, ठीक है, ओके। मैं यही हूँ, पंडाल के पास हूँ, मैं आ रहा हूँ 5-10 मिनट में आ रहा हूँ, 5-10 मिनट में आ रहा हूँ। 10 हम खत्म करेंगे। हाँ, आपको पूरी कीजिए। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? आप कह रहे थे जो विधानसभा में। हाँ, तो अब आप देखिए, ये बड़ी बात मैं कह रहा हूँ अजीत साहब, आप लोग तो इसमें हैं। देखिए, ये जानते हुए भी कि शायद हम ना जीत पाए, फिर भी हमको 37,000 वोट दिया लोगों ने। लेकिन ये बताइए, जैसे आपने कहा भी कि परवरिश या आपकी जो सियासी शुरुआत बीएसपी से हुई, उसी से आपकी पहचान बनी, 2 बार आप विधायक बने लगातार। उसके बाद आप बीएसपी से बाहर गए, आपने भी चिट्ठी कुछ लिखी थी शायद जब बीएसपी से बाहर गए मायावती को। उसके बाद फिर 2022 में भी लगा कि आपको टिकट मिलने वाला है, इन वक्त पर आपको टिकट नहीं मिला, या कुछ उस समय भी शायद हुआ समाजवादी पार्टी बीएसपी के बीच आना जाना, कुछ ऐसा हुआ शायद? बहुत देखिए, हम और उसके बाद एमआईएम का टिकट लेकर आप लड़े। नहीं, मैं आपको बताऊं कि मैं उसमें कोई जो सच होता है उसको ईमानदारी से खुले तौर पे बात करने में कोई बुराई नहीं। मैं बीएसपी में था, उनका फ्लोर लीडर था, और माननीय बहन जी से मेरे हमेशा बहुत अच्छे रिश्ते रहे, बड़ी बहन जैसी हैं। आज भी हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। बीच में अब वो कभी कभी होता है, किसी के जो भी उनको किसी ने दिमाग में डाला, चूँकि मुझे ज़्यादा इसलिए थोड़ा सा मैं हर्ट हुआ कि मैं उनका काफ़ी लॉयल और वफादार था। भाई, मैं उनके कहने पे माननीय मुलायम सिंह यादव जी से उस वक्त यहाँ चुनाव लड़ा था 2014 में, जब उनकी सरकार थी। बात करना अलग बात है, इन परिस्थितियों में लड़ना अलग बात है। उस वक्त भी मैं 2,66,000 वोट पाया था। ये भी बड़ा कोइंसिडेंट है। अच्छा, सेम? हाँ, मतलब कुछ 100 वोटों का फर्क था। तो बहरहाल उन्होंने कुछ ऐसी बातें मेरे उनके बीच में हुई जो मुझे लगा कि यार कहीं मिसट्रस्ट आ गया है, या थोड़ा मुझे जो भी फील हुआ, तो मैंने इस्तीफ़ा दिया। और इस्तीफ़ा देने के बाद मेरी कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया, फिर मेरी मुलाकात हुई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से साथ, और उस वक्त देखिए वो सब बातें निकल गई, उसको मैं ज़्यादा नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ बातें थी इस तरह की कि भाई वो लोग हमें लड़ा देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मिस हो गया। तो ऑफ कोर्स मैं बहुत ईमानदारी से बात करने वाला नहीं, मुझे बुरा लगा था 2022 में। हाँ, मुझे जब मैं यहाँ यही पता चला। मुझे सच बोलने में कोई कभी परहेज नहीं रहता। मुझे बुरा इसलिए नहीं लगा कि यार मैं एमएलए नहीं बन पा रहा हूँ, मुझे लगा थोड़ा मुझे
इंसल्ट सी लगी। ये प्रॉमिस किया गया था और नहीं, उसके और बाद ये भी लगी ना कि हम बीएसपी में मतलब एक हमारी ठीक अच्छी ठाक खासी थे, पोजीशन छोड़कर बीएसपी से इधर आए। हाँ, तो अच्छा छोड़ के हम आए नहीं थे, आपने बुलाया मतलब हमको, बात हम चल गए, रही थी, हाँ। हाँ जो भी फाइनल। तो हम गए और उसके बाद बहरहाल तो अच्छा मैं कहीं टिकट मांगने नहीं गया था कि एमआईएम से मैंने टिकट लिया और ये लिया। उन लोगों ने, मैंने कहा कि मैं अब निर्दल लड़ूंगा यहाँ पे। तो उस वक्त उनके कुछ लोगों का ये हुआ कि निर्दल नहीं, आप हमारे साथ लड़ लीजिए। ठीक है, ईमानदारी से कहूँ तो उस वक्त भी मुझे ये लालच आया, मैं झूठ नहीं बोलता, कि ठीक है हो सकता है चूँकि मुस्लिम वोट यहाँ पे अच्छा खासा है तो ओवैसी साहब की वजह से पोलराइज हो जाए, मुझे फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका मुझे बहुत फ़ायदा नहीं हो पाया। मुझे उतना ही लेट वोट मैं पा पाया जितना मेरा निजी वोट था। मैं बसपा से लड़ के लेता था, आज भी ले सकता हूँ, वो मुझे बाद में भी मिला। तो ये सब सिचुएशन रही। बहरहाल अब तो वो बात खत्म हो गई, इसलिए उस पर बात करने का कोई बहुत मतलब भी नहीं है। तो 2022 में आपने बदला ले लिया, एक तरह से खड़े हो गए अब आप। बदला और नहीं, मैं जीतने वाला। अजीत भाई एक बात बताओ, आप देखो ऑनेस्टली बात करिए, पार्लियामेंट के कैंडिडेट में, पार्लियामेंट बड़ा इलेक्शन होता है ना, उसमें 30-40 हज़ार से अगर कोई पीछे रह जाता है तो उसको आप डमी कैंडिडेट नहीं कह सकते। नहीं कर सकते। 2,66,000 वोट पाया आप आपने, कैसे इसमें कह सकते हैं? अगर कोई लाख पाए, 1.25 लाख पाए तो चलो एक बार बात करो। सही बात। यार हम 2 लाख से ज़्यादा वोट पा करके, अरे वो तो थोड़ा सा मिस हो गया, मैं बहन जी को ला नहीं पाया, वो या वो आ नहीं पाई, थोड़ा मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, थोड़ा मिसमैनेजमेंट हो गया, वरना हम जीत गए होते चुनाव। तो 2,66,000 पाकर और लोकसभा सदस्य बनने की तमन्ना आपकी अधूरी रह गई। लेकिन जिस धर्मेंद्र यादव की हार हो गई उस वजह से उस चुनाव में, ऐसा माना जाता है कि समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट टूटा, उन्हीं धर्मेंद्र यादव के लिए आज प्रचार कर रहे हैं। ये पंडाल बन रहा है अखिलेश यादव के लिए। आज सिचुएशन ऐसी है। तो ये क्यों हृदय परिवर्तन हुआ या क्या हुआ? हृदय परिवर्तन की बात नहीं। देखिए मैंने क्या कहा, जीवन में बहुत ईमानदारी से जीता हूँ। अब मैं समाजवादी पार्टी का हिस्सा हूँ। अब मुझे जो पुरानी बातें खत्म हो गई, मुझे अब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमें एक, चलिए जो भी पुरानी बातें थी हम लोग बैठे उस पर बात हुई तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई। अब मेरी निष्ठा ईमानदारी अपने नेता अपनी पार्टी के लिए है। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने प्रत्याशी को जिताऊं, उसे ताकत दूं। 2-3 सवाल, चूंकि आपको जल्दी धीरे धीरे चलें, बात चलते आइए इधर, ताकि इनको कहीं जाना भी है। अब जैसे ये जब आप आए समाजवादी पार्टी में, शायद जनवरी में आए, जनवरी फरवरी में, हाँ शायद जनवरी फरवरी में, उसके बाद एमएलसी बने। तो इस बार किसने अप्रोच किया? अखिलेश यादव ने अप्रोच किया, आपने अप्रोच किया, ये कैसे रिश्ता बना? नहीं, उन्होंने ही अप्रोच किया। अखिलेश यादव ने आप approach पता किया। कर लीजिएगा, आप मीडिया में हैं। नहीं मुझे, मैं आपकी बात पर शक नहीं, उन्हीं लोगों ने अप्रोच किया। और हाँ, मैं कहीं नहीं गया था। हाँ, मेरी मदर की डेथ हो गई थी, उस बीच में बहुत सारे लोग आए, तो उन्होंने समाजवादी approach के किया। भी लोग आए, तो बहुत सारे लोगों ने, इनके एक एमएलसी रहे हैं यहाँ पे, तो मैं नाम लेके कह दे रहा हूँ, गुड्डू एमएलसी हैं यहाँ पे, तो उन्होंने काफ़ी मुझे कन्विंस किया, बहुत सारी बातें कही। पहले भी मुझे कुछ लोगों ने दिल्ली में अप्रोच किया, तो मैं फिर मुझे लगा कि चलो देखते हैं। तो उन्होंने अप्रोच किया कि आप समाजवादी पार्टी में आइए। हाँ, और उन्होंने ये ऑफर कहा किया कि भाई हम बना देंगे। नहीं, उन्होंने ये सब बातें नहीं थी। उन लोगों ने कहा कि भाई अब पहले जो हो गया वो तो अब उसको मैं असल में बहुत ज़्यादा अब दोहराना कहना नहीं चाहते। हाँ, चलिए कोई बात बातों नहीं, को ऐसे भी बहुत बात निजता होती है, प्राइवेट हाँ, होती है। ठीक है। लेकिन हम इस चुनाव पर आते हैं। इस चुनाव में अगर देखें तो क्या आपके आने से ये निश्चिंतता धर्मेंद्र यादव में आ गई कि वो जीत जाएंगे? यार अजीत भाई, अगर हम लोग यहाँ रह के एक सीट नहीं जिता पाएंगे तो फिर हम लोगों को रहने का फायदा क्या? हम तो बड़े जो बात करते हैं थोड़ा कॉन्फिडेंस से करते हैं कि अगर हम एक सीट हम लोग नहीं जिता सकते तो फिर हम लोगों का यहाँ रहना बेकार है। लेकिन यहाँ बीएसपी ने एक गेम किया, मुस्लिम कैंडिडेट वो गेम पता चल जाएगा। मुस्लिम कैंडिडेट दिया, वो मेरी बहन है, मुस्लिम कैंडिडेट नहीं, वो मुझसे भी जुड़े हुए लोग हैं। हाँ। और दो बार वहाँ टिकट बदला गया, इसीलिए कुछ भी हो, हाँ, किसी को लड़ा दे। 2 मिनट यहाँ रुक जाते हैं। हाँ। किसी को भी लड़ा देती, यही नतीजा होता जो हम कह रहे हैं। क्योंकि हम फिर कहेंगे कि हम लोग यहाँ इतने कमज़ोर नहीं हैं, ये ज़मीन हम लोगों की है। देखो लखनऊ में बैठ के गेम करना अलग बात है, यहाँ ज़मीन पे लड़ना अलग बात है। तो मैं ये नहीं कहता, बसपा का जो कैडर वोट है वो उन्हें मिलेगा, वो कोई भी लड़ेगा मिलेगा। बहन जी के नाम से वो हाथी निशान पे वो मिलता है, थोड़ा बहुत इधर उधर जो अपना कर ले वो अलग बात है। लेकिन जो मेरा वोट है वो मुझे नहीं छोड़ सकता, वो कोई भी लड़ा ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप यहाँ के गांव का अगर आकलन करेंगे, ख़ासतौर से हालांकि मैं धर्म जाति की पॉलिटिक्स नहीं करता, लेकिन माइनॉरिटीज़ गांव में देखेंगे तो पिछली बार मुझे 70-75% माइनॉरिटी ने वोट कर दिया था। तो वो वोट अब जाहिर है कि भाजपा में तो नहीं जाएगा, वो तो इधर ही आएगा, इंडिया गठबंधन में। और एक वेव भी है
देखिए एक और बड़ी ऑनेस्ट बात कहूँ, वो जरा मैं समझना हाँ नहीं, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, हम्म। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अकेला फैक्टर हूँ, ये एक इंडिया गठबंधन के पक्ष में वेव है। इट इज़ नॉट ओनली इन आजमगढ़, आजमगढ़ की दोनों सीटों पे हो और इंटायर पूर्वांचल में, आप जाके देखिए। इसमें राहुल गांधी जी की भी मेहनत है, माननीय अखिलेश यादव जी की मेहनत तो है ही है, केजरीवाल जी भी हैं और लोग भी हैं, जितने भी इसके अलायंस के साथी हैं सबकी मेहनत है। और एक वेव है ये, सही मानों में मैं थोड़ा, हम लोगों को मज़ा भी आ रहा है, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जनता ही चुनाव लड़ रही, हम लोग की ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा। ये बताइए, जो मुद्दे हैं चुनाव में, महंगाई, बेरोजगारी की सब बात, और गाड़ी इनकी लगा दीजिए, इनको जाना है, बेचैनी नहीं, कोई नहीं, अभी आएंगे तो आ जाए, है ना अभी टाइम, चलिए। लेकिन इसके बाद जैसे आप कह रहे हैं ना कि आप जहां भी हैं तो 1.5 लाख वोट है, सिर्फ इसलिए कि वो आपके समाज के, आपके धर्म के, या मुस्लिम हैं, आप मुस्लिम लीडर मानते हुए, अपने कौम का लीडर मान के, इसलिए आपके साथ हैं, या और क्या वजह? मैं आपको अजीत भाई बताऊं, आप मेरे कहने में मत जाइए, अपना सर्वे कीजिए, आप तो बहुत जीनियस वो हैं। मैं ही एक ऐसा आदमी हूं मुस्लिम समाज में भी जिसको हमारा सबसे ज़्यादा हिंदू भाई वोट देता है। आप, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, अगर कोई ईमानदारी से एनालाइज करे तो हमको तो वहाँ से पिछली बार भी वोट मिले थे, 22 में भी, और जब हम 14 में लड़े थे, जहाँ शायद किसी मुसलमान प्रत्याशी को नहीं मिल सकता वोट, हमारे अपर कास्ट हिंदू भाइयों ने दिया, ओबीसी ने दिया, हर समाज के लोग हमको वोट करते हैं। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ ये 1.5 लाख वोट हम बात कर रहे हैं सिर्फ उसमें मुस्लिम है, ऑफ कोर्स वो भी हैं। तो आप 19 में भी लोकसभा लड़े? मैं 19 में नहीं, 14 में लड़ा था, 14 दो तो अब आपने लोकसभा सांसद बनने की तमन्ना क्या करे यार, तमन्ना त्याग दी? नहीं देखो, ऑनेस्टली बात करें, जिंदगी में बहुत सी तमन्नाएं होती है मगर सब तो नहीं पूरी होती, कुछ तमन्नाएं अधूरी हो जाती, कुछ कंप्रोमाइज कर लेना पड़ता है। तो एक बात मानेंगे कि आप अगर पिछली बार नहीं होते बीच में, जो इस बार नहीं है सपा और भाजपा के बीच में, तो नतीजे दूसरे होते हैं? यकीनन होते। अब आप अगर समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं तो आपको लगता है कि समाजवादी ये भी एक फैक्टर है, मगर उसके साथ और भी जो मैंने कहा ना कि एक माहौल भी है उस पक्ष में। अब ऑफ कोर्स उतना तो है ही है, जैसे देखो माहौल होता चाहे नहीं होता, ये सीट हम लोग जिताने की ताकत रखते हैं। दिनेश लाल निरहुआ जो भी है, वो लगातार उनके जो बयान इधर उधर दिखते हैं कि बहुत काम इतने कम वक्त में आजमगढ़ में हो गया, कोई एयरपोर्ट बन गया, कुछ सड़क बन गया, हाईवे बन गया, और इतनी सरकार की योजनाएं हैं, तो एक बार फिर से ये हारेंगे और 2 यादवों की लड़ाई में कहीं फिर मुश्किल ना हो जाए, ऐसा बीजेपी के बहुत सारे। वो निरहुआ जी, मुझे उन पर कोई कमेंट नहीं करना है, वो जो कह रहे हैं वो अपनी जगह पे है, अच्छे कलाकार हैं, लेकिन बाकी बातों में कोई दम नहीं है। जैसे बहुत सारी चीज़ें, कुछ 1-2 काम हुए हैं जो हुए, मैं उसको भी नहीं नकारता। जैसे यूनिवर्सिटी का काम शुरू हुआ, वो इसी रिजिम में हुआ, लेकिन जैसे एयरपोर्ट की बात कही जाती है, अगर मैं उसकी बात करूं तो ईमानदारी की बात ये है कि उसकी बुनियाद तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने रखी थी, जो हमारी थी ना, पहले वो हवाई पट्टी थी, बाद में वो एयरपोर्ट का रूप लिया उसने, कमिश्नरी उन्होंने बनवाया। तो ये कहना कि नहीं हमने ही सारा विकास कर दिया, आजमगढ़ का सही मानों में अगर किसी ने विकास किया है तो वो सपा और बीएसपी ने किया है। बहुजन समाज के ज़माने में भी बहुत सारे काम हुए, जैसे ये आउटर रोड, ये सब चीज़ें बनी हैं। और अब वो जो भी कह रहे हैं, लेकिन मैं एक लाइन में कह रहा हूँ बहुत प्लेनली, वो जीत नहीं पाएंगे। अच्छा चलो, अब एक बात होती है कि आजमगढ़ को यूपी की उन चंद सीटों में से माना जाता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ इसलिए रहा, और इसलिए 20 बार में से 14 बार यादव जीते यहाँ, क्योंकि चंद्रजीत यादव हों, चाहे रमाकांत यादव हों, चाहे मुलायम सिंह यादव, चाहे अखिलेश यादव, क्योंकि यादव मुस्लिम को मिला के लगभग 38% के आसपास वोट है। कोई 38 भी बोलता है, 40 भी बोलता है, लेकिन एक चंक, बड़ा चंक है जो है। अब इसके अलावा कोई इसमें ऐड ऑन आप क्या देखते हैं जातिगत आधार पे, जातीय जो समीकरण? मैं आज ये देख रहा हूँ जो सबसे बड़ा चेंज मुझे इसमें, और उसमें एक फैक्टर ये है कि दिनेश यादव भी, निरहुआ भी यादव है, तो कुछ टूटेगा। हाँ, मैं ठीक है, लेकिन मैं इस बार अजीत भाई ये देख रहा हूँ कि समाज का हर तबका वोट करने जा रहा है, कम या ज़्यादा। हो सकता है किसी के परसेंटेज कम हो, किसी के 100 हो, किसी के कुछ कम हो, मगर अब ये नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम और यादव, समाज का हर तबका वोट करने जा रहा। हमारे ओबीसी भाई बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, और मैं कहूँगा तो आप अभी चौंकेंगे और यकीन भी नहीं करेंगे, कुछ हमारे एससी भाई भी वोट करने जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब करने जा रहे हैं, मगर कुछ परसेंटेज उसमें से भी हो जाएगी, और बाकी तो जो आपने जोड़ा घटाया वो अपनी यहाँ पे है ही है, जिसमें तो दलित बहुत और आपको हैरत होगी कि कुछ हमारे अपर कास्ट हिंदू भाई भी वोट करने जा रहे हैं। कोई ऐसा समाज नहीं है जो अछूता रहेगा,
इस बार का कुछ माहौल मुझे बड़ा ऐसा लग रहा है कि जैसे जनता ही चाहती है कि इनको हटा दो। नहीं, क्यों लग रहा है, इसका आधार अब क्या? जो भी है भाई, एक निराशा है लोगों में, एक निराशा है। जैसे नौजवानों में अब देखिए इतना दिन हो गया, कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं हो पा रहा, भर्तियां नहीं हो पा रही, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहते हैं ना कि फेल्योर ऑफ कमिटमेंट्स, जो नहीं हो पाता, तो भाई जाहिर सी बात है एक टाइम के बाद निराशा होती है लोगों में। जैसे लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का असर है, या बीजेपी नेताओं को लगता है कि उन योजनाओं के दम पर महिला वोट बैंक एक बड़ा तबका लाभार्थी वर्ग है, उससे उनको फ़ायदा होना है, तो इसलिए इस लड़ाई का एक फैक्टर मोदी के इर्द गिर्द है, इसलिए सिर्फ इसको ये कह लेना कि हाँ। नहीं, मैं आपको बताऊं, जैसे इनके कुछ योजनाएं हैं, ईमानदारी से उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। जैसे ये 5 किलो अनाज देते हैं, ये सब करते, तो गांव देहात में बेचारे जो गरीब कमज़ोर लोग हैं उस पर उनका असर रहता है कि यार हमको। लेकिन फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप सर्वे करके देख लें, पता नहीं, मुझे भी हैरत होती है कि वो सारी चीज़ें जैसे डाइल्यूट सी हो गई। लोगों के सामने अब ये मुद्दा है कि यार हमें ये 5 किलो अनाज, अच्छा अब इन लोगों ने कहा हम 10 किलो देंगे। हाँ, राहुल गांधी ने कहा ना 10 किलो तो भाई हम 10 किलो देंगे। हाँ। तो अब आप क्या करिएगा? तो वो कह रहे कि अब तो 10 किलो देवे के कहा था मैं गांव के अपने अंदाज में कि बाबू, और महिला को 1-1 लाख साल में देने को कह रहे हैं, और 3,000 और 8,000 देने को कहा था मैं। तो अब तो इसकी भी लड़ाई हो रही है यार कि आप जो दे रहे हो उसका 3 गुना लोग ऑफर कर रहे हैं। तो अब जरा मामला टेढ़ा है इस बार। अच्छा, अब आखिरी सवाल कि जैसे लोग तरह तरह के अनुमान, हर आदमी, समाजवादी पार्टी के लोग, हर लोग लगा रहे हैं कि यूपी के 80 सीटों में इस बार क्या होने वाला है। भाई बीजेपी कर रही 80 पार, 400 पार का ऐसे देश भर का नारा है। आप आजमगढ़ में हो, पूरब के इलाकों का आपको अंदाजा होगा, 6ठे-7वें चरण में इधर वोटिंग है, क्या लग रहा है आपको, अगर हम समझें कि किन किन सीटों पर लग रहा है इंडिया का? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, और यही होगा 4 तारीख को गिनती में, आप देख लीजिएगा। आजमगढ़ की दोनों सीट हम जीत रहे हैं। हम यहाँ लालगंज और आजमगढ़ की बात कर रहे हैं। घोसी जीत रहे हैं, गाजीपुर जीत रहे हैं, ये अंबेडकर नगर हम जीत रहे हैं। जौनपुर के बारे में मुझे पूरा क्लियर असेसमेंट नहीं है, तो इसलिए मैं अभी बहुत उस पर कमेंट नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स वो भी मजबूत लड़ाई में होगी, लेकिन मुझे सही बात में कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं पता उसके बारे में। तो ये सीटें हम जीत रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अचानक हमने इनको रोका, ये पंडाल का मुआयना करने आए थे। कल देखते हैं यहाँ भीड़ में, कल वैसी अव्यवस्था तो नहीं होती है जैसे आज आजमगढ़ में कहीं हुई, फूलपुर में हुई। और बहुत बहुत शुक्रिया जमाली साहब, शाह आलम साहब। एक बात आखिरी में, जैसे मैं देख रहा था जो आपका डिक्लेरेशन है, 1 सेकंड रुकिए अभी। डिक्लेरेशन जो है MLC वाला हलफनामा 380 करोड़ का कुछ है आपका एसेट का। एक बड़ी चीज़ देखता हूँ कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ऐसे कारोबारी पॉलिटिशियन, वो उनका जब उसमें देखता हूँ कि गाड़ी कौन सी है इनके पास, तो आपका उसमें दिखा कहीं, आप करेक्ट करिए, क्वालिस तो गुजरे जमाने की 20 साल पहले। सही तो ये क्या वजह होती है कि लोग चलते हैं मर्सिडीज से, BMW से, और लिखा होता है कोई कार नहीं, नहीं, कोई गाड़ी नहीं? मैं उसका जवाब आपको दे देता हूँ। ये थोड़ा मैं लाइटर नहीं, आप बिल्कुल, आपको हर सवाल पूछने का हक है और मैं उसको बताता हूँ। ये क्यूलिस जो है, ये सच्चाई है कि बहुत पहले की बात थी। मैंने उसको ख़रीदा था, अभी ये 15-20 साल पुरानी, तो वो मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है। बाकी मुझे दिक्कत यूँ नहीं आती कि मैं जिस कंपनी का चेयरमैन हूँ वो मुझे गाड़ी भी देती है चलने के लिए, और वो सारी गाड़ियाँ देती है जिनका नाम आपने लिया है। चलिए, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हर नेता के साथ होता है, इसलिए मैंने कहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। माइक इनको खोलें और विदा करें। बहुत शुक्रिया, पहली बार मुलाकात हुई और देखते हैं।